रेस्पिरेशन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ब्रीदिंग और प्लस बर्निंग ऑफ फूड। बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है? दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो वी इनहेल ऑक्सीजन and we exhale carbon dioxide. That is part of breathing. तो breathing is not actually respiration. Breathing is a part of respiration. अब आ जाते हैं बर्निंग ऑफ फूड में। बर्निंग ऑफ फूड में क्या होता है? कोई भी सबस्ट्रेट, तो मेनली वो सबस्ट्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज बर्न होता है और ग्लूकोज के बर्न होने से, नॉर्मली ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो ग्लूकोज के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में एनर्जी रिलीज। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारे लंग्स में होता है। इसीलिए इस वाले पार्ट को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, है ना। अब देखिए, रेस्पिरेशन में आ जाते हैं। तो रेस्पिरेशन दो तरह का हुआ, एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी, तो रेस्पिरेशन दो पार्ट में होता है, इनफैक्ट ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आते हैं, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। प्लांट फिजियोलॉजी में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल और प्लांट में, दोनों में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक ही तरह से होता है। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट बर्न होता है, तो मतलब ग्लूकोज बर्न होगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट नॉर्मली ग्लूकोज ही होगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा। वाटर की जगह नॉर्मली यहाँ पे क्या बनता है? C2H5OH एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये लेस एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम में, आप में, ह्यूमंस में होता है, ठीक है, और बाकी के एनिमल्स में होता है, प्लांट में भी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में होता है, फंगस में होता है, एंड सम टाइम इन ह्यूमन मसल्स, हमारी आपकी मसल्स में होता है। पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में ह्यूमन मसल्स, ड्यूरिंग फटीग, जब हम थक जाते हैं, ड्यूरिंग फटीग। तो नोट करिए, फिर उसके आगे की बात करते हैं। कर लिया भाई, नोट कर लिया क्या?
डन सर। ठीक है, हो गया। तो देखिए, अब आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन में। ये तो मैंने एक ग्लिम्स आपको दी कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। एक और चीज जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ले, लेकिन हम लोग कई बारी इन चीजों को फ्रैगमेंट्स में पढ़ते हैं। तो किस एनिमल में या किस ऑर्गेनिज्म में किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है ना? तो ये रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो कई बारी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि किसमें कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो बात हम लोग समझ लेते हैं। तो कुछ तो हमें पता होंगे, जैसे फिशेस में तो गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है ना? ये हो गए फिशेस में। एम्फीबियन में स्किन और लिंग्स के, एम्फीबियंस में, एम्फीबियन में स्किन एंड लंग्स के थ्रू होता है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में, इन सब में लंग्स के थ्रू होता है। इकाइनोडर्मेटा में, मतलब स्टारफिश में, इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेशन आपको पता होगा ट्यूब फीट के थ्रू होता है। ट्यूब फीट और डर्मल ब्रोंकिया। मोलस्कन्स में, मोलस्का में गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन है इन पाइला। पाइला जो हम लोग पढ़ते हैं, पाइला में पल्मोनरी सैक पाया जाता है जो कि लंग्स है। पल्मोनरी सैक, और ये पल्मोनरी सैक क्या है? ये लंग्स की तरह ही होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में, अब ऑर्थ्रोपोडा में ऑर्थ्रोपोड सभी जगह पाए जाते हैं, हर तरह की एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। तो गिल्स के थ्रू होता है, किनमें? जो वाटर में रहते हैं। ट्रैकिया के थ्रू होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा क्लासिफिकेशन में, ट्रैकिया के थ्रू होता है। बुक लंग्स के थ्रू होता है, बुक लंग्स, बुक लंग्स के थ्रू होता है। और क्यूटिनेशियस स्किन के थ्रू, क्यूटिनेशियस, क्यूटिनेशियस, क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन भी होता है। ये ऑर्थ्रोपोडा का होगा। एनालिड्स में आ जाते हैं, राउंड वॉर्म, एनालिड्स में बॉडी वॉल के थ्रू होता है, और कुछ में गिल्स के थ्रू होता है, बॉडी वॉल के थ्रू एंड गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। प्रोटोजोआ में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और पेलिकल के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमने देखा था जिनमें पेलिकल पाई जाती है उनमें पेलिकल के थ्रू होता है। हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा में फ्रेंगल वॉल के थ्रू होता है, फ्रेंगल गिल्स जिनको हम लोग बोलते हैं। हालांकि हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन में। फ्रेंगल गिल्स के थ्रू होता है।
नोट कर लीजिएगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। फौजिया कर लिया? कर दिया? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखो, आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो, आपको कोई डायग्राम तो बनाना नहीं है ना? फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर देते हैं ह्यूमन लंग्स। तो ह्यूमन लंग्स एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो आपको स्कूल में तो कोई लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए। तो ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जो पॉइंट समझ में आए वो आपको स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी पता ही होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। देखो, ह्यूमन लंग्स में अब आप समझिए, ये हमारा सबसे पहले ट्रैकिया हो गया। ठीक है, तो ट्रैकिया से गैसेस में एक्सचेंज नहीं होता, जहां मैं क्रॉस कर दूं समझिएगा वहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, पूछा जाता है कई बारी। तो ट्रैकिया में गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ब्रोंक्यूल से भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। ट्रैकिया पहले कन्वर्ट हो जाती है दो ब्रोंकस में। ब्रोंकस सिंगुलर होता है, ब्रोंकाई प्लूरल होता है। तो दो ब्रोंकस में, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे इन ब्रोंकस में भी किसी भी तरह का गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। ब्रोंकस और फर्दर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स में भी किसी भी तरह का गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए, ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में यहाँ पे इस तरह से ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई में एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गैसेस एक्सचेंज एल्वुलाई में होता है। ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल में यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखिए कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रोंकाई के, ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में जो होता है, इसको हम लोग टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, है ना? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहाँ तक यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। जहां पर ये एल्वुलाई और ये एल्वुलाई और ये आपकी ब्रोंक्यूल्स मिल रही हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये एग्जैक्ट पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम से गैसेस का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा जा चुका है, उसका आंसर एट्रियम था। तो आप देखिएगा, जहां पे एल्वुलाई और ये दोनों मिल रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग एट्रियम कहते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल आखिरी पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, जहां तक जो कंडक्टिंग पार्ट है। सो ये सब, ये जो पार्ट है, दिस वन एंड इंक्लूडिंग दिस वन, दे ऑल आर कंडक्टिंग पार्ट। मींस इनमें गैस का एक्सचेंज नहीं होता, ये सिर्फ गैस को ले जाने का काम करते हैं। एट्रियम और एल्वुलाई, दे आर रेस्पिरेटरी पोर्शन, तो इनसे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नीचे डायाफ्राम पाया जाता है, ऊपर एक प्लूरा पाई जाती है। प्लूरा जो होती है, दिस इज एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियम की बनी हुई लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर। प्लूरा के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये मेनली लिक्विड जैसा होता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट लोब है और उधर वाला राइट लोब है ना? और राइट लोब में भी आप देखेंगे, ये अपर वाला लोब है, ये मिडिल वाला लोब है, ये लोअर वाला लोब है ना? तो देखिए, इसको हम लोग, दिस पार्ट,
ये हमारा सुपीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है, ये इंफीरियर। तो हमारा जो लेफ्ट वाला लंग्स है, इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर लोब, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं मिडिल लोब या मीडियन लोब, मिडिल लोब, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब बोलते हैं, है ना? 3 लोब इसमें पाए जाते हैं। इधर भी ऊपर वाले को हम लोग सुपीरियर लोब बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। और एक और खास बात, यहाँ पे जो जगह है बीच में, ये खाली जगह दिख रही ना, यहाँ पे हार्ट फिट होगा, इस वाली जगह में हार्ट फिट होगा। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीडियस्ट्रम, मीडियस्ट्रम, ठीक है? और थोड़ा और साफ लिख देता हूँ मैं, मीडियस्ट्रम बोलते हैं इस पार्ट को। मीडियस्ट्रम। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम का काम होता है, ये थोरेसिक लोब को, मतलब रेस्पिरेटरी लोब को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करने का काम करता है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया में यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग्स पाए जाते हैं, जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इसमें हाफ हाफ रिंग्स पाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको लगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको नोट करना हो, वो आप नोट कर लीजिएगा। मॉर्फोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दी कंप्लीटली।
हो गया भाई? 1 मिनट सर, बस नोट डाउन करना। हो गया भाई? फौजिया, मदिया? यस सर, हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। राइट लंग इज लार्जर of 700 gram. Right lung is larger. Right lung is larger of 700 gram, and left one is of 600 gram. And left one is 600 gram. Next, there are 300 million. There are 300 million there are 300 million alveoli in two lungs. There are 300 million alveoli in two lungs. तो अप्रोक्सीमेटली 300 एल्वोलाई पाई जाती हैं दोनों लंग्स में। अब देखिए इसके कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट में आ जाते हैं, है ना। एक और बात इसमें नोट कर लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ ऐसे भी एनिमल, नॉर्मली एनिमल्स जो रेस्पायर करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हमने अभी देखा। कुछ मसल्स हमारी होती हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, वो भी सर्टेन टाइम पे जब हम थकने लगते हैं। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले कौन से एनिमल होते हैं? तो टीनिया सोलियम, एक मिनट इसको हटा देता हूं मैं, फ्रेश पेज में लिखता हूं। तो वो एग्जांपल्स लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी नीट का क्वेश्चन। टीनिया सोलियम, जिसको आप टेप वॉर्म कहते हैं, टेप वॉर्म। फैसियोला, जिसको आप लिवर फ्लूक कहते हैं, लिवर फ्लूक, है ना। और एस्केरिस, एस्केरिस को एस्केरिस ही बोलते हैं, एस्केरिस लिब्रिकोइटिस, एस्केरिस, फैसियोला और टीनिया, they are anaerobic animal. They are anaerobic animal.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आरबीसी undergoes anaerobic respiration. Human RBC undergoes anaerobic respiration. हमारी जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रैकिया वाला पार्ट आपको दिखा देते हैं आपकी समझ के लिए। देखो ये वाला हमारा जो पार्ट है ये ट्रैकिया वाला पार्ट है ना। ट्रैकिया में जो अब आपके लिए नोट करने लायक क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। लुक व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एपिग्लॉटिस ये होता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, ये फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करता है। मैं आपको डाइजेशन में बता चुका हूं, फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करता है। इट सेपरेट फूड पाइप फ्रॉम विंड पाइप, है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बना किस चीज का बन होता है। इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, ये क्वेश्चन है। इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, तो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके नीचे ये यहां पर आपको दिख रही है हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन को बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का मानना है, जोलॉजिस्ट का मानना है कि जो हायोइड बोन है वो इसका पार्ट नहीं, वो स्कल का पार्ट है। कुछ का मानना नहीं भाई ये स्कल इसका पार्ट है। सो दिस इज देयर आर डिफरेंट ओपिनियन, सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है। ये इसके आगे लिख लेना एम्ब्रियोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मानना है एम्ब्रियोलॉजिकली इट इज कंसीडर्ड स्कल बोन। एम्ब्रियोलॉजिकली इट इज कंसीडर्ड स्कल बोन। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज को ही हम लोग एडम सेप्पल बोलते हैं। मतलब ये मेल्स में ज्यादा डेवलप होता है, फीमेल्स में कम डेवलप होता है। इसी को हम लोग एडम सेप्पल कहते हैं, ठीक है। बाकी तो नथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट। कुछ पॉइंट्स नोट करते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। ये पूरा लैरिंग्स का व्यू है। लैरिंग्स हमारा जो साउंड बॉक्स है, दिस इज व्यू ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ट्रैकिया में, ये कार्टिलेजियस रिंग्स, ये इनकम्प्लीट है। ये पीछे से पूरा सर्किल, ये पूरा सर्किल पूरा नहीं है, ये पूरा सर्किल नहीं, पीछे की तरफ से सर्किल टूटा हुआ है, ठीक है। दिस इज दीज आर इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट रिंग्स। तो ये रिंग्स जो है ये कंप्लीट नहीं है, दे आर इनकम्प्लीट रिंग्स। ये आगे की तरफ से है, पीछे की तरफ से नहीं। नोट कर लिया। चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो ये हमारा जो लैरिंग्स होता है, इसमें यहां पर मतलब 4 वोकल कॉर्ड होती हैं। तो लैरिंग्स हैव, नोट करते हो,
two pair of larynx have two pairs of vocal cords, दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, ठीक है। द अपर पेयर, दो ऊपर दो नीचे, द अपर पेयर is termed as false vocal cord. The upper pair is termed as false vocal cord. क्योंकि मेनली आवाज पैदा करने के लिए नीचे वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, while lower pair is called true vocal cord. While lower pair have two vocal cord. आप देखो मेंस की जो साउंड होती है वो लाउड होती है, और जो वीमेंस की साउंड होती है, तो वीमेंस की जो साउंड होती है वो क्या होती है, श्रिलिंग होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, समझिए बात को। The vocal cord are usually thicker and longer in men. Vocal cord are usually thicker and longer in men. Hence, they vibrate slowly. Hence, they vibrate slowly and they have low pitch. Next point. Women have vocal cord thin and shorter, thin and shorter. That's why they vibrate more and produce high pitch sound One more important thing for vocal cords. Vocal cords are made up of yellow elastic tissue. Vocal cord are made up of yellow elastic tissue. ठीक है, जब इन्हीं से एयर पास होती है तो ये वाइब्रेट होती है, जब हम एयर पास करते हैं बाहर की तरफ तो वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होने की वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो हमें एयर बाहर की तरफ पास करनी होती है। और नोट करो, एक और पॉइंट नोट करो, द रिंग cartilaginous rings of trachea, the cartilaginous rings of trachea are incomplete posteriorly, and they are made up of hyaline cartilage. They are made up of hyaline cartilage. ये हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं।
ठीक है। होप आपने सब नोट कर लिया होगा। एक और खास बात, ये हमारी जो ट्रैकिया होती है, तो देखो ट्रैकिया तो कुल मिलाकर के पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये जो ट्रैकिया पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इस पाइप में अंदर की तरफ क्या है, कुछ इस तरह के टिश्यूज लगे होते हैं। इन सेल्स में बाहर की तरफ सिलिया निकले हुए होते हैं इस तरह से। ये सिलिया क्या करते हैं, अंदर की तरफ आने वाले किसी भी डस्ट, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह आता है, ये वाइब्रेट करने लगते हैं और उसको बाहर की तरफ फेंक देते हैं। ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। तो ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल है ना। और इन्हीं के साथ साथ में कुछ और सेल लगे होते हैं, उन सेल्स को हम ग्लैंडुलर म्यूकोसा बोलते हैं। ग्लैंडुलर म्यूकोसा, इनमें ग्लैंडुलर जो म्यूकोसा होते हैं, इनमें म्यूकस सीक्रेट होता है ना, दे सीक्रेट म्यूकस। ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होती हैं, इनकी जो सिलिया होती हैं, ये स्मोकर्स में मर जाती हैं, इसलिए स्मोकर्स को रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनको डस्ट वगैरह जाने पे खांसी नहीं आएगी। और हमको पोल्यूशन में, डस्ट में जाने के बाद जो खांसी आने लगती है, उसके पीछे रीजन यही होता है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जब तक वो डस्ट पार्टिकल बाहर की तरफ निकल नहीं जाते, तब तक ये वाइब्रेट करते रहते हैं। ग्लैंडुलर म्यूकोसा जो सेल्स होती है, ये म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है, जिससे कि अंदर एक तो हमारा जो ये ट्रैकिया होता है, ये अंदर से मॉइस्ट बना रहता है, जेल जैसा सब्सटेंस पाया जाता है। और अगर कोई बैक्टीरिया का कोई पैथोजन आ गया, तो उसको ये लोग चिपका लेते हैं, उसको स्टिक कर लेते हैं, जिससे कि वो हमको इन्फेक्ट नहीं करने पाता है। ठीक है, तो नोट करिए, secretion of mucosa, secretion of mucosa keep the tube moist, keep the tube moist and trap dust particle and trap dust particle. Vibrating cilia of epithelium spit out, vibrating cilia of epithelium spit out and remove this harmful particle. नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो, at the rest breathing occur around 14 to 18 times per minute. Breathing occur around 14 to 18 times per minute. ठीक, अब देखिए आ जाते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में। इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यू नीड टू क्रैम इट। देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहले आ जाते हैं
टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में टीवी। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें जितना अंदर लेते हैं और जितना छोड़ते हैं एयर, उसको हम टीवी कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि हम 500 ml एक बार में 500 ml एवरेज जो एयर होती है उसको ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर आदमी की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। 6000 से लेकर के 18,000 मिलीलीटर, जो मतलब 6 लीटर से लेकर के 18 लीटर पर मिनट, है ना, हम लोग जो एयर होता है उसको ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नोट कर लो। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड or expired, the volume of air inspired or expired normally is TB। ठीक है, होता कितना है? 500 ml। ठीक है, तो टीवी 500 ml होता है। अब देखिए, टीवी के बाद आ जाते हैं IRV, सर ये 500 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सर ये 500 ml पर ब्रीथ ना? हाँ भैया, एक बार लेने में और एक बार छोड़ने में। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो क्या होता है, हमने सांस ले ली, मतलब 500 ml अंदर ले लिया, उसके अलावा और हम फिर खींच के कितना अंदर और ले सकते हैं, फोर्सफुली कितना ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं IRV। तो 500 ml ले लिया, 500 ml तो नॉर्मल हमने ले लिया, उसके बाद हम और ताकत लगा के अगर खींचे तो हम अप्रोक्सीमेटली 2500 से 300 ml, 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक, इतना हम और अंदर खींच के ले सकते हैं। ये हमारा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नोट करो, दिस इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, this is extra volume of air that can be inspired forcibly after normal inspiration। Third, expiratory reserve volume, ERV। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? इसमें भी यही है कि हमने सांस छोड़ी, उसके बाद और कितनी छोड़ सकते हैं, और ज्यादा कितना ताकत लगा के निकाल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक। तो हमने सांस छोड़ा और ताकत लगा के जो एक्स्ट्रा और निकाल सकते हैं वो होगा 1000 टू 11000, उसको हम लोग बोलेंगे ERV। तो नोट करिए, इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर extra amount of air
that can be expired forcefully after normal expiration. फोर्थ नंबर पर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया? आरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, अब हमने सांस पूरी निकाल दी, उसके बाद फोर्सफुली पूरी निकाल दी, मतलब ईआरवी निकाल दिया, उसके बाद मतलब 500 ml पहले निकाल दिया, 1000 ml या 1100 ml उसके बाद 1500 से 1600 ml हमने निकाल दिया, उसके बाद भी कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो हमारे लंग्स में रह जाता है, वो बिल्कुल कभी नहीं निकलता है, क्योंकि अगर वो निकल जाएगा तो लंग्स आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, वो एक अप्रोक्सीमेटली होता है 1200 1100 टू 1200 ml। ये इतना 1100 ml टू 1200 ml एयर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहती है, इसको निकाला नहीं जा सकता। नोट करेंगे, the volume of air which still remains in lungs after forceful expiration after forceful expiration that is called residual volume। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एआरवी, आईआरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लंग्स कैपेसिटी, हमारे लंग्स की क्या कैपेसिटीज होती है। लंग्स कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, तो सबसे पहले आ जाते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आईसी। अब देखो क्या है, ये होती क्या चीज है। ठीक है, हमने नॉर्मली एयर बाहर छोड़ दी, अब मैक्सिमम टोटल जितना भी हम वॉल्यूम एयर का अंदर खींच सकते हैं, ले सकते हैं, उसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हमारी जितनी कैपेसिटी है सांस अंदर लेने की। तो देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी क्या हो गई, एक तो हो गया टाइडल वॉल्यूम टीवी, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और दूसरा हम फोर्सफुली जितना सांस अंदर ले सकते हैं, आईआरवी। तो टीवी और आईआरवी मिलाकर के होता है क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ये तो हम ले सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम तो ना बाहर जाता है ना अंदर जाता है, वो तो पड़ा ही रहता है, 1100 से 1000 से 1100 ml, उतनी तो एयर हमारे अंदर पड़ी रहती है। और उसके बाद टीवी नॉर्मल जो 500 ml हमने लिया है ना, और उसके बाद फिर आईआरवी जितना हमने और ज्यादा ले लिया अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो नोट करेंगे, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
total volume of air a person can inspire after normal expiration. नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो भाई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी, देखो अब ईसी में भी क्या होता है, हमने जितना छोड़ा, नॉर्मली जितना हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं उसके अलावा हम फोर्सफुली जितना छोड़ सकते हैं, ईआरवी। ठीक है, तो दोनों को मिला करके, तो नॉर्मली हम लोग सांस लेते और छोड़ते, वो तो टीवी तो 500 ml ही है, उसके बाद 1000 टू 1100, मतलब कि टोटल ये 1500 से 1600 ml हो जाएगा, जितना हम एक्स्ट्रा और छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire after normal inspiration. After normal inspiration. थर्ड, अब तीसरे नंबर पर आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। ठीक है, आप देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है। पहला तो हमारा वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ था उसको अब प्लस 60 में ईआरवी, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनली इतना अमाउंट एयर का हमारे लंग्स में रह जाता है, इसमें से ये वाला पार्ट हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं और इसको नहीं निकाल सकते। तो नॉर्मल जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये वो वॉल्यूम होता है जो हमारे एयर में रह सकता है, तो इसको हम एफआरसी कहते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर remains in lungs after normal expiration is called FRC. फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं, फोर्थ है हमारा विटल कैपेसिटी। अब देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी होती है किसी आदमी की कितनी कैपेसिटी है, कितना सांस ले सकता है, कितना सांस छोड़ सकता है। ये डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे, आदमी के नॉर्मल उस पे जो उसकी लाइफस्टाइल पे, इस बात पे। एथलीट है तो ज्यादा ले सकता है, तो नोट करेंगे ये हम सबकी अलग अलग होती है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out after
force, inspiration. So vital capacity is equal to total lung capacity, TLC मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी, जितना लंग्स का वॉल्यूम हो, और माइनस जिसको कि हम नहीं निकाल सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम। इतना ही आदमी और सांस निकाल सकता है कि आरवी तो निकलेगा नहीं, ठीक है, ये निकाल सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ये वेरी करता है, ठीक है। नॉर्मली जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो 3400 ml से 4800 ml तक जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स, वॉल्यूम। ठीक है, ये थी हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या लंग्स कैपेसिटी, राइट। नोट करिए सबने। एक और बात, हमारे लंग्स में एक अंदर पतली सी लेयर पाई जाती है, फिल्म पाई जाती है। उस लेयर को हम बोलते हैं लेसिथिन। लेसिथिन जो लेयर होती है ये एल्वुलाई के अंदर पाई जाती है। इनर टू एल्वुलाई। करती क्या है, इट रिड्यूस सरफेस टेंशन। और ये हमारी एल्वुलाई को फुला के रखती है, ओपन करके रखती है, ठीक है। नोट करेंगे, a film of lecithin is normally found in alveoli which lowers surface tension and keeps alveoli open. अब देखो रेस्पिरेशन के स्टेप कितने होते हैं, तो रेस्पिरेशन स्टेप, कितने स्टेप में रेस्पिरेशन ह्यूमंस में, हमारी आपकी बॉडी में होता है। तो पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, है ना। तो एटमॉस्फेयर और एल्वुलाई या लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हो गया हमारा exchange of gases between lungs and atmosphere। जिसको हम इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, अब हमारे एल्वुलाई के अंदर लंग्स गई, मेम्ब्रेन और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सेकंड पार्ट होगा डिफ्यूजन ऑफ
gases between blood and tissue। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, डिफ्यूज आउट होती हैं। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है वो गैस को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यूज तक। फोर्थ, डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड और टिश्यूज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज। लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ O2 इन कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब रेस्पिरेशन में। कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ, मतलब रेस्पिरेशन की बात की जा रही, रिलीज ऑफ CO2 और CO2 का रिलीज होना। इतने स्टेप होते हैं हमारे रेस्पिरेशन में। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है, एक चीज और बता देता हूं। RQ बोलते हैं इसको। तो हालांकि ये हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। RQ होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved upon वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, इसको RQ मींस रेस्पिरेटरी क्वोशंट। सर ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था ना। ये हमने पढ़ा हुआ था प्लांट रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। और रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो होता है ये ग्लूकोज के लिए, मतलब अगर ग्लूकोज बर्न होगा तो उसके लिए 1 होगा। ठीक है, और फैट के लिए ये 1 से कम होता है, 0.7 होता है इन जनरल। और प्रोटीन के लिए ये 0.9 होता है। और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1.3 और 1.4 होता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक है, नोट कर लिया? एक सेकंड।
अब देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो देखो हमारी जो ये रिब्स होती हैं, तो रिब्स में कुछ मसल्स अंदर की तरफ से होती है, कुछ बाहर। तो ये हमारा मान लो रिब्स हो गई। रिब में अंदर की तरफ मसल्स पाई जाती हैं, इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या होती हैं? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स नीचे की तरफ आती है, और जब रिलैक्स होंगी तो रिब्स ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसी तरह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब्स ऊपर की तरफ चली जाएगी, और जब रिलैक्स होंगी तो रिब्स नीचे की तरफ आ जाएगी। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम होता क्या है कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये रिलैक्स हो जाती है, तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, तो रिब केज ऊपर मूव हो जाता है। नीचे की तरफ ये जो डायाफ्राम लगा हुआ है, ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, फ्लैट हो जाता है, अभी कॉन्वेक्स शेप में फ्लैट होने लगता है, जिससे कि थोरेसिक कैविटी मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स के अंदर जो होता है एल्वोलाई में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक भाई। तो ये इनहेलेशन या इंस्पिरेशन का प्रोसेस है। सर एक बार प्लीज री एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज एक्सप्लेन करनी है? सर वो आपकी आवाज कट गई थी बीच में लास्ट लास्ट में। अच्छा, ये हमारी रिब्स पाई जाती हैं। रिब्स में बाहर की तरफ मसल होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और अंदर की तरफ होती है इंटरनल इंटरकोस्टल। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स नीचे की तरफ आती है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगे। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये रिलैक्स होती हैं, जो रिलैक्स होती हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती है, इंटरनल वाली। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती है, जिससे पूरा रिब केज ऊपर चला जाता है। डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। इन दोनों प्रोसेस की वजह से अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से अंदर प्रेशर डाउन हो जाता है, जिससे कि एयर अंदर आने लगती है और हम सांस अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब बाकी पूरी मैकेनिज्म, कुछ बच्चे आने लगेंगे। आई थिंक देयर इज सेकंड सब क्लास, नेक्स्ट अदर क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में मतलब कल, टुमारो, सो टुमारो वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन दोबारा से, और फिर दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज